हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस कि एनालिसिस के कितने प्रकार हैं, विश्लेषण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, एनालिसिस की हम पहले बात कर चुके हैं कि एनालिसिस क्या होता है। तो आज हम उसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। देखिए, टाइप्स एनालिसिस के 3 प्रकार की श्रेणियों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। सेकेंड, on the basis of method operation, and third, on the basis of objectives. फर्स्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑपरेशन, कार्य प्रणाली के अनुसार या कार्य प्रणाली के आधार पर। थर्ड, उद्देश्यों के आधार पर या उद्देश्यों के अनुसार। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के। तो देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कार्य या सामग्री के आधार पर जो एनालिसिस है उसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर से देखिए, फर्स्ट है इंटरनल एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण। सेकंड, एक्सटर्नल एनालिसिस, ये है बाह्य विश्लेषण। तो देखिए, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनालिसिस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, आंतरिक विश्लेषण, इट मीन्स आंतरिक विश्लेषण उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी पहुंच क्या होती है, संस्था के सभी लेखा पुस्तकों और अन्य सूचनाओं तक होती है। इट मीन्स वो आसानी से उन लेखा पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं। और यह जो आंतरिक विश्लेषण है वो आंतरिक और प्रकाशित लेख और पुस्तकों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि वो उन्हीं को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अतः बहुत अधिक गहन, बहुत अधिक पूर्ण और विस्तृत होता है। और ऐसे व्यक्ति संस्था के अंग होते हैं, जैसे कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकारी कर्मचारी, अधिकारी। तो कभी कभी आंतरिक विश्लेषण क्या होता है, सरकार और न्यायालय के द्वारा भी कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अगर कोई सूचना चाहनी होती है तो वो इंटरनल एनालिसिस करवा सकते हैं। इस तरह का विश्लेषण प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए अर्थपूर्ण होता है और ये कर्मचारी के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये है इंटरनल एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। देखिए, एक्सटर्नल एनालिसिस बाह्य विश्लेषण। बाह्य विश्लेषण क्या होता है, वित्तीय विवरणों के बाह्य प्रयोगकर्ताओं के लिए किया जाता है। इट मीन्स जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो एक्सटर्नल एनालिसिस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो बाह्य लोग होते हैं। ये उन लोगों द्वारा कराया जाता है जिनकी संस्था की लेखा पुस्तकों तथा सूचना तक पहुंच नहीं हो सकती या नहीं होती है। इट मीन्स वो उनको डायरेक्ट रूप में नहीं दे सकते हैं। और इस श्रेणी में कौन आते हैं? देखिए, माल उधार लेने वाले, व्यापारिक लेनदान, विनियोजक, सरकारी विभाग, बैंक, ऋणदाता, वित्तीय संस्थाएं आदि सब किस में आते हैं? बाह्य व्यक्ति में होते हैं। और यह सामग्री पर आधारित होता है जो इन बाह्य पक्षों को सरलता से उपलब्ध हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें के द्वारा किया जाता है जो बाह्य व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। तो वो क्या होते हैं? तो वो प्रकाशित लेखे और प्रतिवेदन, तो उनके आधार पर क्या करते हैं? ये एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से जो बाह्य विश्लेषक है वो अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, अपनी स्थिति को देखने के लिए क्या करते हैं? प्रकाशित विश्लेषक और प्रतिवेदनों के आधार पर एनालिसिस करते हैं। क्योंकि यह विश्लेषण बाह्य पक्षों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अधिक स्वतंत्र और पक्षपात रहित होता है। क्यों? क्योंकि वो इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रेसिंग नहीं करते हैं। इस प्रकार बाह्य पक्षों द्वारा किया गया विश्लेषण बाह्य विश्लेषण कहलाता है। आ गया समझ में? इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑपरेशन। इट मीन्स कार्य प्रणाली के आधार पर कि कौन कौन सी कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो देखिए, अब कार्य प्रणाली के आधार पर विश्लेषण को हम फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दूसरा वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज विश्लेषण और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विश्लेषण। तो इस तरह से देखिए, अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात करें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है कि जब कई गत वर्षों तक वित्तीय विश्लेषणों का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज विश्लेषण अथवा गतिशील विश्लेषण कहते हैं, जिसमें कई वर्षों तक वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। और इस प्रकार के जो एनालिसिस होते हैं, विश्लेषक क्या करते हैं, उसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो विभिन्न जो आइटम्स हैं
उनमें जो उतार चढ़ाव हो रहा है उनका अध्ययन करते हैं। और ये क्यों करते हैं? इस उद्देश्य से करते हैं कि क्या उनमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो क्या होता है, कई वर्षों तक किया जाने वाला विश्लेषण है, जिससे कि इसलिए इसे गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, और ये संस्था के वर्षवार प्रगति के मापन में उपयोगी होता है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं इसमें कई प्रकार की चीज़ों की गणना की जाती है, जैसे मदों में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इट मीन्स कैलकुलेशन और डिक्रीज और इंक्रीज इन ईच आइटम। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, वृद्धि और कमी के प्रतिशतों की गणना की जाती है। साथ ही कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ चेंजेस और परिवर्तनों में सूचकांकों की गणना। इसमें क्या करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ष के वित्तीय विवरण उपलब्ध होते हैं तो परिवर्तन को सूचकांकों के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें किसी एक वर्ष की राशि को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और उसके आधार पर अन्य वर्षों की रकमों को व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से सूचकांकों के आधार पर भी हॉरिजॉन्टल विश्लेषण किया जाता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण। अब हम बात करेंगे वर्टिकल एनालिसिस की। देखिए, जो वर्टिकल एनालिसिस है, लंबवत विश्लेषण इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित अवधि के 2 फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के विभिन्न जो आइटम्स है उनका आपसी रिलेशन स्थापित करके महत्वपूर्ण डिसीजन निकाले जाते हैं। यह स्टैटिक एनालिसिस भी कहलाता है, स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित तिथि के ही दोनों फाइनेंस स्टेटमेंट के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होते हैं उनमें के वर्तमान रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए ये एक निश्चित तिथि पर मदों में आपसी संख्यात्मक संबंध को बताता है, ये उसी का अध्ययन है। और इस विधि के अंतर्गत किसी एक मद को आधार मानकर अन्य मदों को उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर हम बात करें जो लंबवत विश्लेषण है, इसके अंतर्गत जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें समान आकार चिट्ठा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर स्ट्रक्चर रेशो के माध्यम से विभिन्न मदों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो दोनों एनालिसिस बहुत विशेषण है, और ये सही विश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे का पोजीशन नहीं ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है किसका, फाइनेंशियल एनालिसिस के। अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 भाग हो गए इसके, कौन कौन से, एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है तो देखिए लॉन्ग टर्म में क्या क्या देखा जाता है वो आपको पहले बता चुके हैं हमने जब लॉन्ग टर्म इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करी थी। तो इसमें आ गया सोल्वेंसी, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दीर्घकालीन उद्देश्य है, उसमें क्या किया जाता है, विशेषज्ञ क्या देखते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, स्थायित्व और अर्जन क्षमता का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत पूंजी संरचना, संपत्ति संरचना तथा पूंजीगत कोष, इट मीन्स स्वामियों के जो फंड्स हैं उनका विश्लेषण इसमें किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो संस्था में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रखते हैं वे ही इस प्रकार के विश्लेषण में रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पैसा अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है वो ही क्या करते हैं, जो संस्था है उसकी सोल्वेंसी देखते हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का अध्ययन करते हैं कि क्या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट में को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो देखिए जो अल्पकालीन उद्देश्यों का संबंध क्या होता है, वर्किंग कैपिटल तथा संस्था के जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के परिपक्व होने की जो सोल्वेंसी रेशियो है, सोल्वेंसी कैपेसिटी है, उससे संबंध में होती है।
संस्था के हित में यह आवश्यक होता है कि संस्था के पास किसी समय इतने तो फंड अवश्य होने चाहिए जिससे कि क्या हो, उसकी वर्किंग कैपिटल की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। इट मीन्स, और साथ ही क्या कहेंगे कि जो अल्पकालीन जो लायबिलिटीज हैं उनका शोधन कर सके। साथ में बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल की, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी कम से कम जो एक्सपेंसेस तथा कुछ सीमा तक जो वर्किंग कैपिटल है उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आदि जो ये सब बनाए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, और इस तरह से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये उपयोगी होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ फाइनल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। इस तरह से इसके टाइप्स को हम विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया है, और ये 3 भाग हैं जो आपको अभी बताया समझाया है। तो इसमें क्या क्या हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तब तक के लिए